नमस्कार दोस्तों, हम सूरज प्रताप सिंह हैं। ओम कोचिंग संस्थान एक छोटी सी कोचिंग है अपनी, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में। एक छोटा सा मार्केट है अपना, रानीगंज अजगरा, यहीं पर ये संस्थान स्थित है। तो आज हम अपने संस्थान के एक मेधावी छात्रा हर्षिता शुक्ला का आप लोग को इंट्रोडक्शन कराएंगे। इन्होंने अपने कोचिंग संस्थान से आईआईटी लखनऊ में बीटेक कर रहे हैं इस समय वर्तमान में। तो आईआईटी लखनऊ जो है प्रख्यात इंजीनियरिंग कॉलेज है। इन्होंने अथाह संघर्ष करके छोटे से गांव में रहते हुए इन्होंने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की और एक विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में ऐसा इन्होंने कारनामा किया है। ये पूरे अजगरा गांव और उसके आसपास की पहली छात्राएं जो इंजीनियरिंग कर रही हैं। इससे पहले यहाँ की छात्राओं को इंजीनियरिंग क्या है ये भी तक नहीं मालूम था। तो बहुत विषम परिस्थितियों में इन्होंने ऐसा कर दिखाया है। इसके लिए हम इनका हृदय से आभारी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता और कोचिंग और समस्त अजगरा क्षेत्र का, पूरे जिले का नाम रोशन किया है। तो हर्षिता पूरा अजगरा के आसपास की सोसाइटी, खास करके हमारे आसपास के जो छोटे बैकग्राउंड की लड़कियां हैं, वो आपका रिजल्ट जब सुनी है तो वो बहुत इंस्पायर हो रही हैं आपसे। उनके अंदर एक बहुत ही लालसा जगी है कि जब हर्षिता ने ऐसा किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो कृपया आप अपने जर्नी के बारे में बताइए कि आज आप यहाँ तक जैसे भी पहुंची हैं, और या आपकी पहले की जर्नी क्या थी, आपको करना क्या था, और वर्तमान में आप क्या कर रही हैं, भविष्य में क्या करना है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। Friends, my name is Harshita Shukla and I am studying in IIT Lucknow. मैंने अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी ओम कोचिंग संस्थान से स्टार्ट की है। इसके पहले मेरा ऐसे इंजीनियरिंग करने का कोई एम नहीं था, क्योंकि मुझे बेसिकली इंजीनियरिंग के बारे में पता भी नहीं था। ओम कोचिंग संस्थान में मैं 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आई, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बताया गया, सूरज सर ने बताया और यहाँ पे और भी जो फैकल्टीज थी उन्होंने मुझे बताया कि आईआईटी जैसे एग्जाम के बारे में, जेईई का एग्जाम दे सकते हैं। तो यूपीटीयू उसमें होता था, तो इन सब एग्जाम्स के बारे में बताया। और मुझे स्टार्टिंग में मुझे इस मोड में आने में कि हाँ ठीक है मुझे इंजीनियरिंग करनी है, इसमें मैंने काफी टाइम लिया, क्योंकि एक बार आपको अपना गोल डिसाइड करना होता है। मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, तभी हम कोई स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम लिया कि मुझे करना है कि नहीं। जब ये तय हो गया कि हाँ ठीक है मुझे इंजीनियरिंग करनी ही है, तब वहां से एक अलग जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ पे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाली हर्षिता आ चुकी है, जिसे अब आईआईटी जैसे एग्जाम के बारे में उसने जाना और वो करना चाहती है। तो अब वहां पे अब गाइडेंस की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आईआईटी के बारे में पता होना ही, क्योंकि गांव में मैंने कभी ऐसे आईआईटी, जेईई, नीट इन सब का नाम तक नहीं सुना। तो ओम कोचिंग संस्थान में जो सूरज सर है, इन्होंने मुझे बताया कि जैसे मैथ बैकग्राउंड के बच्चे आईआईटी का एग्जाम दे सकते हैं, जो देश की सबसे जो जानी मानी संस्थाएं होंगी, जहां से बच्चे बीटेक करके अपना करियर सिक्योर करें। तो मैंने भी, क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट था और साइंस बैकग्राउंड था, तो ठीक है मुझे इंटरेस्ट आया और मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब ये भी इतनी आसान जर्नी थी नहीं, जैसा कि सर ने बताया। इसमें भी क्योंकि ये काफी टफ एग्जाम होता है, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहती। इसे मोटिवेशन ले सकते हैं कि एक हम ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम को बीट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये इसने मुझे हमेशा से मोटिवेट ही किया। उसके बाद अब उसके लिए लेक्चर्स अवेलेबल कराना, कंटेंट क्या पढ़ना है, बुक्स, इन सब में सर ने काफी मदद की कि सबसे पहले तो क्या पढ़ना होता है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, और सबसे जो मेन चीज होती है पीवाईक्यूज,
कभी कभी मतलब हमें ऐसा लगता है कि PYQs हमें कहाँ से मिलेंगे। उस समय इंटरनेट था, पर मुझे इतनी ज्यादा पर्सनली इतनी ज्यादा जानकारी थी नहीं कि मैं इसको कैसे यूज कर सकती। यहाँ आने के बाद मुझे बेसिकली एक नया डायरेक्शन मिला कि मैं इंटरनेट को अपनी पढ़ाई के लिए किस तरह से यूज कर सकती। तो सारे कहने का मतलब आपका कि आज संसाधन तो है, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को भी यही नहीं पता है कि उन संसाधनों का हम उपयोग किस प्रकार करें। तो आप अपना अनुभव साझा करें कि आपने इंटरनेट का कैसा उपयोग किया और कैसे यहाँ तक पहुंचे। क्योंकि आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि हमें सारी चीजें जो भी हम चाहें वो इंटरनेट पे हम ढूंढ सकते हैं उसे, और उसे अपनी पढ़ाई में या फिर जिस भी चीज में, जिस भी फील्ड में हमें अपना करियर बनाना है, उसमें हम उसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि YouTube पर इतने फेमस, इतने अच्छे टीचर्स के वीडियोस मुझे मिले। YouTube पर जैसे कि मैथ्स मोहित त्यागी से मैं मतलब पर्सनली मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए कि मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जो सबको डराता है। अब जिन्होंने मतलब खास करके बायो वाले बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहे, तो लेकिन उनका मैथ्स पढ़ाने का तरीका, उनका चीजों को समझाने का नजरिया, देखने का नजरिया, वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो मुझे काफी हेल्प किया, और मुझे लगता है कि सबको करेगा, मतलब अधिकतर लोगों को करेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ पे आई थी बोर्ड की प्रिपरेशन करने, बोर्ड के एग्जाम, तो सर उस समय कंपटीशन लेवल पर आ रहे थे और उसने मुझे काफी अट्रैक्ट किया, और बेसिकली मैंने अपना बेसिक्स जो है वो सर के थ्रू क्लियर किया है। उसके बाद सर बताते भी थे कि इसके अलावा हम YouTube पर मोहित त्यागी सर के वीडियोस देख सकते हैं। तो मैंने सर से बेसिक्स क्लियर करने के साथ साथ ही मोहित त्यागी सर के वीडियोस भी रेफर किए, जिसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प की इस तरह से। और हाँ, IIT JEE के PYQs वगैरह मैंने इंटरनेट की मदद से इनको देखा, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी रोल प्ले करते हैं आप जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरी जर्नी रही है। और जब हम लोग का चल रहा था, हम लोग की प्रिपरेशन चल रही थी, तो उसी समय कोरोना आया था, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने NTA ने अपना एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किया था, जहाँ पे IIT JEE के मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं डेली बेसिस पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने उस प्लेटफॉर्म को काफी ज्यादा यूज किया, और वहाँ पे हमने डेली बेसिस पर कुछ टेस्ट दिए। माफ करिएगा रचिता, हम आपको बीच में टोक रहे हैं। ये तो ठीक है, आप आई कोचिंग में और आप कंपटीशन की तैयारी की, फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि बहुत से टैलेंटेड लड़कियां हैं, खास करके हम लड़कियों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खुद एक लड़की हो और आप विषम परिस्थिति वहां तक पहुंची हो। लड़कों को आज भी समाज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, खास करके गांव, ग्रामीण पृष्ठभूमि में। शहरों में तो अभी भी पूरा हम कह सकते हैं इक्वालिटी है, लेकिन यहाँ पर समस्या है, लड़कियों को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता अभी भी। और हम ये देखते हैं कि लड़कियां या स्टूडेंट्स पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आज भी गांव, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे ट्रेडिशनल पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो आप कैसे उनको संदेश दोगे कि आज उस परंपरागत पढ़ाई को छोड़ करके हमें कुछ ट्रेडिशनल पढ़ाई करनी होगी, आज की जरूरतों के हिसाब से पढ़ाई करनी होगी? आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली मैं इसको काफी ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही रहा है, मैं भी ऐसे ही बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वही चीज की गाइडेंस ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। मुझे मतलब मेरी पोजीशन आज वहां से यहाँ है। कहाँ मैं 12th का बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन करने आई थी, और कहाँ मैंने IIT JEE के एग्जाम की लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और उस एग्जाम को दिया। तो बेसिकली मैं उन सारी लड़कियों, और बेसिकली तो मतलब मेनली तो लड़कियों से ये कहना चाहूंगी कि
अपना गोल फाइंड आउट करना होता है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम क्योंकि जब हमारे पास एक गोल होता है तभी हम उसके लिए कुछ करने की सोच सकते हैं, उसके लिए कुछ हम एफर्ट डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आईआईटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट हो गया, इन सब के बारे में, जैसे अगर आप 12th के बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस समय आप क्या कर सकते हो कि जैसे जिसका मैथ बैकग्राउंड हो वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकता है, जिसका बायोलॉजी ऐसा बैकग्राउंड है तो वो नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। बाकी अदर एग्जाम्स में, अगर डिफेंस में जा सकता है, एनडीए के एग्जाम के थ्रू अदर एग्जाम्स की भी प्रिपेयर वो कर सकता है। लेकिन आपको वो जो एक बन चुका है ना कि बोर्ड का एग्जाम ही सबसे बड़ा हमें लगता है, क्योंकि वो सोसाइटी है, सब यही बोलते हैं बोर्ड बोर्ड बोर्ड। नहीं, हमें बोर्ड के बियॉन्ड भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देने से सिर्फ हमारे हाथ में आएगा एक सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या? उसके बाद लोग बोलेंगे कि बीए कर लो या फिर, लेकिन बीए करना भी आपको पैशन होना चाहिए। अगर आप बीए कर रहे हो तो उसमें भी आपको वो आपका एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि बीए करने के बाद क्या, क्योंकि अल्टीमेटली कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि आपने क्या किया है, आपने बीए किया, बीटेक किया है या फिर एमबीबीएस। अल्टीमेटली लोग आपकी एक जॉब देखते हैं, यही रियलिटी है। तो वो जॉब, उस जॉब के लिए या फिर जो आपका एम है, क्या आपने उसको अचीव किया? उसको अचीव करने के लिए आपको अभी से एक गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपका मैथ्स, साइंस, फिजिक्स इन सब में इंटरेस्ट है तो आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका बायो में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट बायो में है, डॉक्टर जनरली फेमस है हमारे, अगर आपको ये बनना है तो आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी डिफेंस वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो सिर्फ हमें बोर्ड तक नहीं सोचना है, हमें उसके बियॉन्ड जाके भी चीजें देखनी है, क्योंकि हमारा लेवल कोई और नहीं बढ़ा सकता, सिर्फ हम ही बढ़ा सकते हैं। अगर हम खुद को बोर्ड तक देखेंगे तो हम सिर्फ बोर्ड तक ही रह जाएंगे। अगर हम खुद को और ऊपर देखेंगे तो वो हम अपना लेवल खुद डिसाइड करेंगे, ऐसा मानिए। तो ये हो गया कि आप बोर्ड के साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो गर्ल्स स्टूडेंट है, मैं खास करके उनको संबोधित करना चाह रही हूँ कि उठो यार, मतलब ये ट्रेडिशनल पढ़ाई छोड़ो, मतलब वो बोर्ड के एग्जाम तक सिमट के रह जाना वो छोड़ो, वो नहीं रह गया। तुम बाहर निकलोगे ना, तुम्हें 100 लोग मिल जाएंगे, लेकिन तुम देखोगे 4 साल बाद उनकी पोजीशन वही की वही रहेगी। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू अडॉप्ट। और ये इंस्पिरेशन तुम्हें खुद के अंदर से ही जगानी पड़ेगी। कोई बाहर से आके तुम्हारे अंदर ऐसा कहे कि ये मोटिवेशनल वीडियो देख लो, वो मोटिवेशनल 2 सेकंड की होती है, ये सब 2 सेकंड बाद सब अपनी ओरिजिनल पोजीशन। ये तुम्हें अपने अंदर से लाना पड़ेगा, तुम्हें खुद के अंदर चेंज लाना है। मैं जानती हूं कि कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सोसाइटी के अंदर कमियां ढूंढते फिरते, सोसाइटी को ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? आज हमारा टाइम है, वी हैव टू मेक इट। हमें बनाना है, हमें और आपको बनाना है। सो उठो यार, मतलब ये लाइन मुझे किसी ने बोली थी कि मतलब मैंने कुछ प्रोफेसर से सुना, वो बार बार क्लास में आते हैं, बार बार आते हैं और बस वो एक लाइन रिपीट करते हैं, उठो यार, कब तक? तो मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, कब तक बोर्ड तक रह के जाना है? कभी उसके आगे भी सोचो। तुम्हारा जो लेवल है वो तुम्हें खुद ही इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे सामने वाले इंसान को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी लाइफ में, अपने करियर में 4 साल बाद क्या कर रहे होगे। हाँ, वो ताना मारने जरूर आएंगे आपको कि ये तो पहले से ही ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर अभी हमने कदम उठाया और अभी हमने अपने आप को उस संघर्ष के लिए तैयार किया
तो हो सकता है 4 साल बाद हम कुछ ना कुछ तो हम जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि वही चीज जो सर भी कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो आज नहीं दिखेगी, वो 4 साल बाद दिखेगी, 8 साल बाद दिखेगी, 10 साल बाद दिखेगी, लेकिन वो खराब नहीं होगी, वो बेकार नहीं जाएगी। और फिर वही 4 लोग सामने से आएंगे और बोलेंगे ये तो पैदा हुई थी तो मैंने इसकी आंख की रेखा देख के बता दिया था, वो ये जरूर कुछ बड़ा करेगी। ऐसे लोग मिलेंगे, तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। और आज नहीं तो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी सोचो, क्या बोर्ड या फिर कुछ और, कहीं वो दबा कुचला सपना, उसको उठाया जा सकता है। अभी मौका है। यू हैव टू डू इट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सर, जब मैं यहाँ पे आई थी तो स्टार्टिंग में आप IIT बहुत करते रहते थे, तो उस समय तो मुझे समझ नहीं आता था, वो तो हालांकि बाद में जाके मुझे समझ आया, आपने समझाया। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप इस मतलब एक ऐसी जगह पे रह के जहाँ पे लोग बोर्ड के एग्जाम को इतना ज्यादा भाव देते हैं, मतलब बोर्ड के एग्जाम तक सिमट के रह जाते हैं, आपके माइंड में ये कहाँ से आया कि आप यहाँ के बच्चों को उठा के IIT और नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कराएं? बहुत सही प्रश्न किया हर्षिता आपने। देखिए, क्या है कि हम भी आप ही की तरह ग्रामीण ही बैकग्राउंड से हैं और कह सकते हैं कि आज आप लोग के समय में इंटरनेट है। हमारे लोगों के दौर में इंटरनेट सुलभ नहीं था, कॉस्टली था, तो गांव में तो नहीं है। तो हम लोग को तो बताने वाला कोई था नहीं कि आपको क्या करना है। लेकिन हाँ, हम इतने पिछड़े भी दौर के नहीं हैं। तो हाई स्कूल मैंने गांव से ही किया है। तो वहां से पढ़ाई करने के बाद सरस्वती विद्या मंदिर लालगंज झारा, यहाँ से मैंने हाई स्कूल किया। तब तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये इंजीनियरिंग क्या है, मेडिकल क्या है, करियर में करना क्या है। क्लासरूम के अंदर सिमट के रहते थे और वहां पे एक कंपटीशन सा होता था, फर्स्ट आना है, सेकंड आना, थर्ड आना है, इस लिहाज से पढ़ाई होती थी। तो अवेयरनेस उतना नहीं था। हम टीचरों को भी क्यों दोष देंगे, अगर वो भी उतने अवेयर होते तो जरूर बताते। तो क्या हुआ, अचानक से यहीं से मेरा करियर पलटता है गाड़ी। पिताजी हमारे हमको इलाहाबाद भेज देते हैं। तो किसी टीचर ने उनको सजेस्ट किया था कि इंजीनियरिंग की तैयारी, बच्चा पढ़ने में मेधावी है तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर लेगा। लेकिन हुआ क्या, बाहर जब हम कोचिंग गए, अब इंस्टीट्यूट का हम नाम नहीं ले रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में गए थे इलाहाबाद में, अच्छा इंस्टीट्यूट था, तो पढ़ने वाले खतरनाक बच्चों से सामना हुआ। खतरनाक इन द सेंस उनका बेसिक्स क्लियर था, उनको फिजिक्स की समझ अच्छी थी, मैथमेटिक्स की समझ अच्छी थी, केमिस्ट्री की समझ अच्छी थी। मैं गांव से पढ़ा हुआ था तो मेरा उतना बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता था सब्जेक्ट्स का। तो IIT जैसे एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, बिना बेसिक्स क्लियर करे आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। तो जिस भी इंस्टीट्यूट में गया था तो वहाँ अच्छे बच्चों को ही ध्यान में रखते हुए फटाफट उनके लिहाज से ही चलता था, तो हम लोग कैप्चर ही नहीं कर पाए, उनका बराबरी नहीं कर पाए। प्रयास बहुत किए, मेहनत बहुत किए, लेकिन हम वहां तक अंत में रीच नहीं कर पाए, जो मेरा सपना था IIT में जाने का। और इस चक्कर में क्या हुआ, मेरा और भी जो उसके नीचे के एग्जाम होते, UPTU हो गया, इन सब में भी मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पैटर्न ही नहीं पकड़ पाया, वक्त रहते जान नहीं पाया, और ग्रामीण पृष्ठभूमि से था तो मुझे उतनी जानकारी भी वक्त रहते हो नहीं पाया। प्रयास और भी करता तो हो जाता, लेकिन पता ही नहीं वक्त रहते। तो मेरा नहीं हुआ, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की मेरी भूख दबी रही कहीं ना कहीं एक कोने में। बाद में वही काम मैंने इंजीनियरिंग, वहीं से इंस्पिरेशन मिला कि आज मेरा नहीं हुआ है, तो चलिए अपने अनुभव को हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ साझा करें। तो मुझे भी यकीन नहीं था कि हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट आज दिखा मुझे, जबकि हमारे यहाँ से 6 बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिसमें आपने तो नाम ही रोशन कर दिया मेरा, जबकि आप उत्तर प्रदेश के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट से IIT लखनऊ से पढ़ रही हो। तो ऐसा मुझे फील होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपका मैं बहुत आभारी हूँ हर्षिता,
कि आपने मुझे प्राउड फील कराया, पूरे समाज को प्राउड फील कराया। और इससे जो है आज हम गर्व से अन्य बच्चों को एक उदाहरण दे सकते हैं कि हमारे शिक्षण संस्थान से ऐसे होनहार छात्र निकले हैं। अगर आप उन लोगों का अनुसरण करोगे आप तो और भी अधिक ऊंचाइयां पाओगे, क्योंकि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा था उनके आगे तो कोई उदाहरण ही नहीं था। लेकिन आज बच्चों जो आप लोग हो, आज करंटली जो मुझे सुन रहे हो, आज मुझे देखो कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठी है इसके आगे कोई उदाहरण ही नहीं था, लेकिन आप लोग के आगे एक इंस्पिरेशन के तौर पर उदाहरण है। आप इनको देख सकते हो बारिश में भीगते हुए, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर घर है, 12-12 घंटे कोचिंग में बैठ के अनवरत लगातार शिक्षण चला है हर्षिता का, और इन्होंने हिम्मत नहीं हारा है। साल के 365 दिन होते हैं तो 365 दिन में 365 दिन प्रेजेंस था। माता पिता से झगड़ लेती थी, बीमारी हो, थोड़ी दिक्कत हो, तो पढ़ाई का जुनून ऐसा था कि पर डे आना है। ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे, सॉरी 7-8, हम तो 7-8 घंटे नहीं कहेंगे, जो रियलिटी है वही बताएंगे। सुबह 6 बजे आना, शाम को 6 बजे जाना। कोरोना पीरियड में लगातार बच्चों ने 12-12 घंटे यहाँ पर कंटिन्यूअस स्टडी किया है। हाँ, बीच में 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक लेते थे। तो स्ट्रगल अथाह किया है और स्ट्रगल मान्यता है। आप अगर ऊंची जगह पर सपना सजो रहे हो जाने का तो भाई स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो ये लोग यहाँ तक तो 12 घंटे देते थे, घर भी जाके जो बचा हुआ समय था कम से कम 3 आवर्स, कम से कम घर पे भी पढ़ते थे। ऑन एन एवरेज 14-15 घंटे इन्होंने पर डे पढ़ाई किया है, इसमें कोई सानी नहीं है। लेकिन बच्चों, हर्षिता तो हमारे पास 12th से आई है और इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंची है। आपके पास तो बहुत सारा समय है, 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये मिथक है। आप डेली पढ़ो 12 घंटे, 11 घंटे, लेकिन एवरेज डेली पढ़ो, क्योंकि ये पीछे से आए थे तो जाहिर सी बात है इनको ज्यादा श्रम करना पड़ा। लेकिन अगर आप अभी से जग जाओगे तो इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। जैसा कि हर्षिता आपने पूछा कि आपको ये उद्देश्य कहाँ से मिला इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी करवानी है, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो कलीग्स थे, मतलब हमारे साथ जो पढ़ने वाले हमारे सहपाठी थे, उनमें से 3 लोगों का IIT में सिलेक्शन हुआ अच्छी रैंक के साथ। हम नहीं पहुंच पाए, जाहिर सी बात है हमारे अंदर कितनी भूख होगी वहां पहुंचने की, और सच कहे ना तो उसके बाद हम आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाए, क्योंकि वहां अंत में जहां पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाए। तो उस चीज की भूख आज तक है, जो कि शांत हो गई आप लोग के वहां पहुंचने से। और आप तो खैर बहुत पीछे से आई और जहां भी आपको कम नहीं हो, और आज आप जो कर रही हो वहां से आप आनंद शिखर को छूओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हर्षिता जी, मुझे ये बताइए आप कि बीटेक में तो अच्छा खासा फीस भी लगता होगा, तो गांव के जो बच्चे हैं जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, पहले तो आप हमें बताइए फी स्ट्रक्चर क्या है बीटेक का। क्या गांव के बच्चे जो है ये इतना फीस पे कर पाएंगे, और अगर पे कर पाएंगे तो कैसे, नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? आप मुझे जरा समझाइए कि बीटेक करने के दौरान उनको फीस की क्या समस्या आ सकती है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली बच्चों को लोग बीटेक इसीलिए नहीं कराते हैं क्योंकि उन्हें फीस को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। अब जैसे मैं खुद बीटेक कर रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि जब आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में होते हो तब सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास आता है वो जब आप सीट सेलेक्ट कर रहे होते हो तो फ्री वेवियर सीट भी होती है, जो कि मान लें कि वो रेयर होती है। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी मिलती है। इवन अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तब आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। तो इतनी ज्यादा फीस की दिक्कत होती नहीं है इन सब। यानी हर्षिता के कहने का मतलब है बच्चों कि सरकार ऑलरेडी आप लोगों के उत्थान के लिए, अर्थात ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे या आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, इनके उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। जो आपका सर्टिफिकेट होगा, जो आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस की परीक्षा पास करोगे, उसी के बेसिस पे सरकार आपको एजुकेशन लोन देगी।
जहां तक मैंने जान पाया है 1 लाख रुपए के आसपास जो है सालाना खर्चा है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो जिसमें से लगभग 60,000 रुपए तो इनको स्कॉलरशिप ही मिल जाता है, बचे के 40,000 के आसपास। तो 40,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि 4 साल का आप जोड़ोगे 40,000 के हिसाब से तो 4 चौक 16, 1,60,000, मोटा मोटा 2 लाख रुपए मानते हैं। तो बच्चों जिस दिन आपको जॉब मिलेगी गिरते हुए हालत में आप 4 से 5 लाख रुपए का तो ऐसे ही पैकेज पा जाओगे। तो इसलिए इतना ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एजुकेशन लोन ले सकते हो और बहुत आराम से अपने दम पे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। और बीटेक करने के दौरान ही बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हमने इन्हीं लोगों के माध्यम से जाना हुआ है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं हर्षिता? आजकल तो ऑनलाइन मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो इसमें ऑनलाइन हम काफी सारे रिसोर्सेज हैं जिनको यूज कर सकते हैं। हम एडिटिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, इवन हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें कहने का मतलब आप जब बीटेक करेंगे तो आपके पास अनंत अवसर होंगे, आप अपने फीस को वहीं बैठे बैठे निकाल लेंगे। दूसरी चीज नहीं भी निकाल पाए तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और आप हमें हर्षिता बताइए कि ऐसा क्या है बीटेक में, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो जाहिर सी बात है बीटेक की तरफ आप फैसिनेटेड हो, कि जो यहाँ पे ग्रामीण पृष्ठभूमि में पढ़ने से आप उन बच्चों को नहीं मिलेगा। ऐसा क्या एक्सपोजर आपको मिलता है जिसकी वजह से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी कुछ फायदे हुए आपको या फील करती हो, क्या क्या करियर ऑप्शन खुलते हैं? सबसे पहले आप अपने बीटेक की जर्नी जो अभी तक आपने किया है उसके बारे में बताइए। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, उनको जो लोकल में वो पढ़ाई करेंगे बीए या जो भी करेंगे, और आपके लगभग 2 साल बीटेक को होने को है, तो आप क्या अंतर पाती हो अगर यहाँ के बच्चे अगर बीटेक करें या इस तरह के संस्थान में जाएं, क्या किस तरह का डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी? आप क्या अनुभव किए अपने बारे में बताइए। मतलब मेरे ख्याल से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है तो काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है एक बीटेक स्टूडेंट में और एक आम स्टूडेंट में। वो सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आप साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो या फिर आप आर्ट के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। वो मैटर करता है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हो, आपके आसपास का माहौल क्या है। बीटेक में आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो, सही बात है कि जो काफी झेल के आए हुए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ संघर्ष किया हुआ है, तभी वो वहां पे पहुंचे। आप जब ऐसे लोगों के साथ काम करते हो, आप जब ऐसे लोगों से घिरे रहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आना निश्चित ही। इसके अलावा बीटेक में आपको काफी सारी चीजें सिखाई जाती है। सिर्फ आपको एकेडमिक्स ही नहीं, आपको ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी काफी सारे वहां पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। आपकी क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। सिर्फ वहां पे एक ऐसा नहीं कि वहां पे एक इंजीनियर तैयार किया जा रहा है, नहीं, वहां से निकलने के बाद आप किधर जाओगे, आपका डायरेक्शन क्या होगा। अगर वहां आप बीटेक मान लिया करने लगे, अब आपको अब समझ में आ रहा है कि नहीं ये तो मेरी फील्ड थी ही नहीं, अब इसके बाद आपको ऐसा लगा कि मैं मैनेजमेंट में जा सकता हूँ या फिर मैं अदर देख सकते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो आप वहां से भी ये डिसाइड करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक नॉर्मल बच्चा होगा जो 12th के बाद वो कोई और गांव से कुछ कर रहा है, ग्रेजुएशन किया उसने, अब वो अपनी आगे की जर्नी बढ़ाना चाह रहा है, वो मैनेजमेंट में जाएगा या फिर वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेगा। और एक वो बच्चा होगा जो बीटेक करके आएगा और अब वो करेगा, मैनेजमेंट में जाएगा या फिर वो अपना आगे सिविल सर्विसेज या फिर जो भी चीजें हैं उसको देगा। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, कहाँ पे ये लैग करेगा और कहाँ पे ये लीड करेगा, वो आएगा उसके साथ 4 साल में जो हुआ है। 4 साल में जो हुआ है इन द सेंस कि उसने कितनी सारी चीजें देखी हैं, उसको कितने सारी चीजें उसको गुजारा गया है। उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको कई सारे क्लब्स वहां पे मिलेंगे जिसमें जाके वही कॉन्फिडेंस आता है जब आप वहां पे जाते हो और इतने सारे लोगों के सामने आप अपना एक परफॉर्मेंस देके आते हो।
ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वो बीटेक है तो वहां की हर चीज में आपको टेक्नोलॉजी और साइंस खुला हुआ मिल जाएगा, और यही होता है डिफरेंस। हालांकि ये इतना बड़ा भी डिफरेंस नहीं है कि कोई और बच्चा इसको उस लेवल पे नहीं आ सकता, पर मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वहां पे चीजों को प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। जो यहाँ पे हम चीजों को पढ़ते हैं, बुक हमारी जो बचपन से आदत बनी चली आ रही कि बुक पढ़ लेंगे हम, नहीं, वहां पे आपको चीजों को प्रैक्टिकली दिखाया जाता है। अगर आपने कभी पढ़ा रहा होगा ये इंजन होता है, ये जनरेटर होता है, तो वहां पे आपको वो चीज दिखाई जाएगी और वो कैसे वर्क करता है आपको इसको समझाया जाएगा। हमने ये तो समझ लिया क्या, अब हम ये समझेंगे क्यों और कैसे। ये क्यों और कैसे का क्वेश्चन आपको सिर्फ बीटेक में मिल सकता है। हर्षिता, हम यहाँ गांव में अपनी कोचिंग है, तो हम अक्सर गार्जियन को देख रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है मैं उनको भी आंदोलित करता हूँ कि जो बच्चा है आपका पढ़ने में अच्छा है, इसको आप कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ बोर्ड की तैयारी करवाइए। अधिकतर गार्जियन और बच्चे कहते हैं कि हम तो बोर्ड की तैयारी करेंगे। गार्जियन के मुख से निकलता है कि अगर अभी बोर्ड की तैयारी नहीं करेगी या करेगा बच्चा मेरा, तो उसका परसेंटेज खराब हो जाएगा या गिर जाएगा, और दोनों ही से वो हाथ धो बैठेगा, न तो कंपटीशन हो पाएगा न तैयारी हो पाएगी। तो मुझे आप ये बताइए कि कंपटीशन की तैयारी से बोर्ड की परसेंटेज कमी आए, क्या कंपटीशन की तैयारी कुछ अलग है क्या, या कंपटीशन की तैयारी ही बोर्ड की तैयारी है? क्या अंतर पाती हो? क्या तैयारी करने से आपके रिजल्ट में फॉल्स है या अप्स आए? आप क्या फील की? तैयारी ना करती तब अच्छा रहता है, करती तब अच्छा है? गांव के बच्चों को समझाइए जो हैं उन दुविधाग्रस्त रहते हैं, उनको आपका क्या संदेश है? बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे बोर्ड की प्रिपरेशन की तैयारी थी, और मैंने आईआईटी जैसे मतलब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि उसने कहीं हमेशा से ही मेरे बोर्ड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि सिलेबस सेम है, सारी चीजें सेम है। हाँ, हम वहां पे अपने आप को थोड़ा ज्यादा पुशअप करते हैं। हम जब अपने आप को थोड़ा मतलब इंजीनियरिंग की तैयारी करना बोर्ड के साथ या मेडिकल की तैयारी करना बोर्ड के साथ, वो आपको एक बिगर फ्रेम देता है, आप एक बड़े फ्रेम में खुद को देख पाते हैं। वहां पे सिर्फ आप बोर्ड के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ आप उन तक सिमट के नहीं रहते हो, आप और थोड़ा और टफ चाहते हो, तो आपको थोड़ा और टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हमेशा हेल्प ही करेगा मेरे हिसाब से। कभी भी वो आपको आपके रिजल्ट में निगेटिव्स नहीं ऐड करेगा, हमेशा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। और मुझे लगता है कि इसी वजह से मेरे भी बोर्ड के परसेंटेज में इम्प्रूवमेंट आया। पहले कितना परसेंटेज था आपका हाई स्कूल का? हाई स्कूल में मेरा परसेंटेज 83 था, 83 पॉइंट समथिंग। और ट्वेल्थ में आप जान सकते हैं कि इनका परसेंटेज जो है 87 के आसपास था। इसका मतलब कि ट्वेल्थ में और जब टफनेस लेवल था तो इनका परसेंटेज इंप्रूव हुआ, अर्थात कंपटीशन की तैयारी करने से इनका परसेंटेज भी इंप्रूव हुआ, और जो कि सच्चाई है। तो जिन भी बच्चों ने, मेरा भी अपना अनुभव है कि जिन भी बच्चों ने तैयारी किया उनके परसेंटेज भी उछाल आया। ठीक है, अंत में हर्षिता, उन गांव के बच्चों को, खास करके लड़कियों के लिए आपका क्या संदेश है? अपनी वार्ता को एंड करते हुए जरूर बता दीजिए। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि वही चीज जो मैंने बार बार कही कि अपना लेवल खुद बढ़ाना है, सिर्फ बोर्ड नहीं, उससे बड़ा टारगेट करें। इंजीनियरिंग होगा चाहे मेडिकल होगा, हमारा टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड थैंक यू सर, आपके गाइडेंस और सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो पाता। ये तो आपका बड़प्पन है हर्षिता, क्योंकि आप लेबोरियस हो, आज नहीं तो कल आपको परंतु चाहिए छूनी ही छूनी है, आप जहाँ भी हो अपने दम पे हो। थैंक यू सर, आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बातें आप सबके साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू हर्षिता, जो आपने अपना बहुत सारा बहुमूल्य समय, जबकि आपका करियर अभी
बहुत ज्यादा संघर्ष में चल रहा है। अभी आप लोगों को बहुत कुछ करना है, बहुत सारे उठापटक से आप लोग गुजर रहे हो। उन समय से आपने कीमती समय निकाल के यहाँ पर वक्त दिया ढेर सारा, इसके लिए आपको ढेर सारा थैंक यू। और हम आपसे भगवान से प्रार्थना करेंगे आप लोग बहुत ऊंचाइयां छुओ, बहुत आगे जाओ और सारा नाम रोशन करो। वैसे तो ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा गौरव किया है सब लोगों को, और भी आगे ऐसे ही अपने प्रकाश से सब लोगों को प्रकाशमान बनाओ। थैंक यू।